नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, पोर्टफोलियोज की बिल्डिंग को लेकर, टॉप 4 फंड्स को लेकर, और साथ ही साथ हम बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर भी, जहां पर हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी से ईजी सॉल्यूशंस में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। फेसबुक और एक्स दोनों पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी हमारा हैशटैग रहेगा, yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी रहेगा जिस पर आप सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर भी आप सीधे सवाल भेजकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ एक ना एक जानकार मौजूद रहता है आपके सवालों के जवाब लेने के लिए और साथ साथ हमसे अलग अलग टॉपिक्स पर बातचीत करने के लिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रवलीन बाजपेयी मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आज के टॉपिक पर और आपके सवालों पर। प्रवलीन मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज जो टॉपिक्स हमने चुना है वो है इंडेक्स फंड्स। आमतौर पर हम सबको ये सलाह देते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप इंडेक्स फंड्स में पैसा डाल दीजिए। इंडेक्स फंड्स आपको एटलीस्ट इंडेक्स जितना रिटर्न या उसके आसपास का रिटर्न दे देगा। तो इसको अगर मैं सरल भाषा में समझूं तो क्या इंडेक्स फंड प्रोमिनेंटली जो 4-5 मेन फंड्स हैं उन्हीं को ही हम काउंट करते हैं, या आप छोटे छोटे सेक्टोरल फंड को भी इंडेक्स फंड में काउंट कर सकते हो? कैसे रीड करें इंडेक्स फंड्स को? जी, नमस्कार सुमित जी। बिल्कुल इंडेक्स फंड्स आई थिंक एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत तेजी से उभर रहा है। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो आज से 10-12 साल पहले वहाँ पे काफी कम परसेंटेज, करीबन 20% इंडेक्स फंड्स में पैसा रहता था और आज के टाइम पे 50% से ज्यादा पैसा इंडेक्स फंड्स में आता है। और जैसे जिस सेगमेंट में पैसा आता है वहाँ वैरायटी भी बढ़ जाती है। इंडिया में अगर अभी हम देखें तो जाहिर है जब हम इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं तो ज्यादातर निवेशक यही समझते हैं कि हम निफ्टी 50 में या बीएसई सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हैं, पर हमारे पास काफी सारे वेरिएशंस आने शुरू हो गए हैं। हमारे पास डिफरेंट सेक्टोरल सेक्टर्स के इंडेक्स फंड्स आ गए हैं। हमारे पास डेट म्यूचुअल फंड्स में भी पैसिव इन्वेस्टिंग आ गई है और इंडेक्स फंड्स आ गए हैं सुमित जी, जहाँ पे हम जीसेक लंबे मेच्योरिटी के निवेश में हम इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स फंड्स के थ्रू। तो वैरायटी काफी इंक्रीज हो रही है और विद इन इंडेक्स फंड्स आगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज भी निकल के आ रही है। और मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक स्पीवा रिपोर्ट आती है हर साल जो दर्शाती है कि इंडेक्स फंड्स जो है या पैसिव इन्वेस्टिंग जो है उसके अगेंस्ट एक्टिव फंड मैनेजर्स ने कैसा किया। और हम लगातार देख रहे हैं जो परसेंटेज ऑफ आउट परफॉर्मेंस है एक्टिव फंड्स की, वो जो परसेंटेज वाइज डिफरेंट टाइम पीरियड्स में गिरती चली गई है। एंड इसकी वजह से आई थिंक इंडेक्स फंड्स एंड जो पैसिव इन्वेस्टिंग है उसका एक उसकी तरफ रुझान बढ़ा है एंड वो एक प्रोमिनेंट तरीके से मेरे ख्याल से आने वाले सालों में इंडिया में हमें दिखेगी। तो प्रवलीन मैम, जैसे जैसे बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक ही दिन में ही इंडेक्स 500 पॉइंट ऊपरी स्तर से टूट जाता है या 400 पॉइंट ऊपरी स्तर से टूट जाता है, वैसे वैसे निवेशकों को याद आता है कि इस वोलेटिलिटी में पैसा गंवाने से अच्छा आप किसी स्टेबल एसेट में चले जाओ जहां पर शायद पैसा गंवाए नहीं और स्लोली स्टेडली बढ़ता रहे, एटलीस्ट मेंटल पीस बनी रहे। तब इंडेक्स फंड की लोगों को याद ज़्यादा आती है। सो आपके पास भी ऐसा होता है क्या कि जब भी कभी वोलेटिलिटी बाजार में बहुत बढ़ जाती है, ऑप्शंस में या डेरिवेटिव्स में इस तरह के उतार चढ़ाव देख लेते हैं, तब ज़्यादा इंक्वायरीज आनी शुरू हो जाती हैं? इंडेक्स फंड्स वैसे तो मुझे लगता है सुनील जी एक किसी भी निवेशक के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इंडेक्स फंड्स का जो वोलेटिलिटी वाला एस्पेक्ट है कहीं ना कहीं एक्चुअली वो वहां पे भी हमें दिखता है। बट जो एक फंड सिलेक्शन रिस्क हमने कुछ हाल ही में देखा है कि कोई भी निवेशक सोचता है कि रादर देन चूजिंग कि आपका अंडर परफॉर्मेंस हो रहा हो या आप जब एक्स्ट्रा जोखिम उठा रहे हैं और उस फंड का परफॉर्मेंस अगर इंडेक्स के बराबर भी नहीं है तो आप इंडेक्स फंड्स की तरफ थोड़ा सा टिल्ट आता है। उससे ज्यादा यहाँ पे सुमित जी ये जरूरी है कि मेरे ख्याल से अगर हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखें, जैसे हम निफ्टी 50 के देखें या हम मिड कैप 150 के रिटर्न्स देखें, पिछले 10 साल में 13% एंड 20% रिटर्न्स दिए हैं अगर हम एनुअलाइज रिटर्न्स देखें। और अगर हम रोलिंग रिटर्न्स देखें सुमित जी, जो हर टाइम की वोलेटिलिटी को फैक्टर इन करके चलता है, तो भी 12.82 और करीबन 17% के रिटर्न निकल के आ रहे हैं। तो इंडेक्स फंड्स मेरे ख्याल से वोलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी से बचने का तरीका तो नहीं है, बिकॉज निवेशकों के लिए डेफिनेटली एज कम्पेयर टू ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स वो एक बेटर ऑप्शन है। पर इस टाइम के मार्केट्स में हमें ये भी याद रखना है कि मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है, यानी कि जो बहुत ज्यादा कंपनियां बढ़ती हैं और मार्केट कैप बढ़ता चला जाता है, उनका डोमिनेंस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी वाली मार्केट में इंडेक्स फंड ज्यादा अच्छा करते हैं। और अगर कहीं पे यहाँ करेक्शन आई तो गिरने का चांस भी इंडेक्स फंड्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बिकॉज कैश रखने का स्कोप वहां कम है और कॉन्ट्रेरियन कॉल्स आप नहीं ज्यादा ले सकते हैं। तो प्रवीण मैम एक बात बताएं, अभी आपने 12% के रिटर्न की बात की। कई बार ऐसा होता है कि मैंने इंडेक्स का अगर रिटर्न देखूं तो 15% आता है, लेकिन इंडेक्स फंड का रिटर्न जो होता है वो 12.5-13% ही रह जाता है। सो निवेशक अक्सर सोचते हो कि ऐसा क्या हुआ कि इंडेक्स की वजह से हमारा निवेश इंडेक्स में ही है लेकिन रिटर्न इंडेक्स से कम है, ये डिफरेंस कैसे आने लगता है? जी, सुमित जी, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग डिफरेंस। हम बेसिकली जो मार्केट का इंडेक्स है, जिसको हम हर रोज अपने आप न्यूज चैनल्स पे हम डिस्कस करते हैं, निफ्टी 50 हो गया, मान लीजिए किसी की इन्वेस्टमेंट है वहां पे। अब हम निफ्टी 50 में कैसे पैसा लगाए, तो हम एक इंडेक्स फंड के जरिए पैसा लगा रहे हैं। पर जब फंड है वो कॉपी कर रहा है, एक तरीके से पूरी तरह मिमिक कर रहा है निफ्टी 50 को, पर उस फंड में कहीं ना कहीं जब निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होगी तो उस फंड को भी कुछ चेंजेस करने होंगे। उसके साथ साथ 5% तक वो कैश भी रखते हैं रिडेम्पशंस को ऑनर करने के लिए। कुछ ट्रांजैक्शन जब करेंगे, कुछ बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, वहां पे कॉस्टिंग आती है, तो कुछ ऐसा अमाउंट हमेशा निकल के आता है जितने से वो उस इंडेक्स को लैग करते हैं, और इसको हम ट्रैकिंग डिफरेंस बोलते हैं। अगर हमारा इंडेक्स 10% से बड़ा है मान लीजिए और हमारा फंड 9.2% के रिटर्न्स दे रहा है, तो वहां पे जो हमारा ट्रैकिंग डिफरेंस है वो करीबन 0.8% का निकल के आता है। और ट्रैकिंग एरर एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सुमित जी, जिसको हम बोलते हैं कि जो बीच का ये डिफरेंस है उसमें कितनी वोलेटिलिटी रही है उस डिफरेंस की, उसको मेजर करता है। तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा सा लैग हमेशा करेगा। पर फंड कितने अच्छे से मिमिक कर रहा है, यही हम इंडेक्स फंड्स में जब चूज करते हैं उसको देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। मैम, अगर मेजर मानूं कि किसी एक नए निवेशक को निवेश शुरू करना है तो किन के लिए इंडेक्स फंड बेटर होता है, बेस्ट होता है? क्योंकि आपने बोला तेजी के बाजार में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। सो किन के लिए वो ज़्यादा टेलर मेड होता है, किन के लिए कस्टमाइज्ड होता है? सुमित जी, अगर हम जैसे मैंने स्पीवा रिपोर्ट की बात की, हम देख रहे हैं कि करीबन 50-60% जो एक्टिव फंड्स हैं वो लैग कर जाते हैं पैसिव फंड्स को। अगर मुझे किसी भी निवेशक का 10 साल और उसके बियॉन्ड का पैसा लगाना है, मुझे लगता है वहां पे जो आपका कोर है पोर्टफोलियो का, वो डेफिनेटली पैसिव फंड्स से बनना चाहिए। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसिव जी कैटेगरी में एक्टिव भी रखिए। अगर आपने एक पैसिव फंड उठा लिया तो वो काफी है। फिर जरूरत है इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को इस टाइम पे, जहां पे पैसिव एंड एक्टिव इन्वेस्टिंग दोनों है। बट ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, आई वुड से मिनिमम 7 इयर्स का होराइजन हो, उसके बियॉन्ड, एंड ऑफ कोर्स आजकल 20-30 साल का होराइजन लेके भी लोग चलते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए काफी सूटेड है। तो इंडेक्स फंड से जुड़े आपके जो सवाल थे, इंडेक्स फंड से जुड़े जो आपकी कुछ भी कन्फ्यूजन थे, उनके ऊपर हमने बातचीत की आज प्रवीण मैम से। आगे अब आपके सवालों की तरफ हम रुख करते हैं, राजस्थान चलते हैं। वहाँ पे हमारे साथ सोनू यादव साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। यादव साहब नमस्कार। यादव साहब सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार यादव साहब, क्या सवाल है आपका? सर मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा है सर, उसमें मैं 2 करोड़ का फंड चाहता हूँ। अभी मैं करंटली 20,000 की SIP कर रहा हूँ। ओके। तो सर मैं चाहता हूँ कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो यादव साहब, आपने निवेश शुरू कब किया था? आपकी उम्र 29 साल आपने बताई, तो आपका निवेश शुरू कब हुआ था? लगभग 1 साल पहले ही शुरू किया था। अभी 1 साल पहले शुरू किया था। यस सर। चलिए, और आपको अगर ये सलाह दी जाए कि आप, क्योंकि अभी इनिशियल एज में ही अपनी निवेश की, तो अगर आपको ये बोला जाए कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी SIP को बढ़ा लें, स्टेप अप करते रहें, तो आप कर सकते हैं? या सर, कर सकता हूँ सर। चलिए प्रवीण मैम, बढ़िया चीज़ ये कि यादव साहब ने 28 साल की उम्र में अपना निवेश शुरू किया, 20,000 की SIP ये कर रहे हैं और करीब करीब 3.5 लाख का कॉर्पस ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं। लक्ष्य है 20 साल में 2 करोड़ का, तो स्टेप अप भी किया जा सकता है। आप क्या राय रखते हो? जी, बहुत अच्छा है स्मित जी की अर्ली एज में शुरुआत कर रहे हैं। जो इनका टारगेट है, पहले उसकी हम बात करते हैं। 2 करोड़ का जो इनका लक्ष्य है, अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे 12% का भी रिटर्न लेके चले,
तो ये आराम से अचीवेबल है इनकी जो करंट एसआईपी है 20,000 की उसके साथ। पर सुमित जी यहाँ पे मैं एक सोनू जी को बात बोलना चाहूंगी कि आज से 20 साल बाद जो इनके 2 करोड़ की कीमत है वो आज के करीबन 62 लाख के बराबर होगी। तो अगर ये इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आज की वैल्यू का 2 करोड़ इनको 20 साल बाद चाहिए तो एक्चुअली इनको करीबन 6 सवा 6 करोड़ इकट्ठा करना है। तो ये एक क्लैरिटी जरूर रखें सोनू जी। और अपना जो 2 करोड़ है वो डेफिनेटली अचीव कर रहे हैं, पर अगर थोड़ा स्टेप अप करते रहेंगे, अगर 15% के करीब से स्टेप अप कर लेंगे अपनी एसआईपी को हर साल, तो जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनका टारगेट निकल के आ रहा है उसको भी पूरा कर पाएंगे। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड सुमित जी, इनका जो पोर्टफोलियो है उन्होंने 3 अपने पास स्मॉल कैप रखे हैं जो थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ 3 इनने मिड कैप के फंड्स रखे हैं और एक थेमेटिक फंड रखा है और एचडीएफसी का डिफेंस फंड है जो अगेन हमारे पास मिड और स्मॉल कैप का हमें एक्सपोजर देता है। तो 20 साल का पोर्टफोलियो है, तो मेरी गुजारिश होगी कि सबसे पहले तो एक लार्ज कैप जरूर जोड़े। देखने में ऐसा लगता है कि कम रिटर्न देंगे, पर वो पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रखता है और आप हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी कंपनीज हैं आप उनका एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में इस टाइम पे नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली एक लार्ज कैप में एक्सपोजर ले लीजिए। आई थिंक एक निफ्टी का इक्वल वेट इंडेक्स आप यहाँ पे पिक कर लीजिए। इसके साथ साथ जो कैटेगरीज इनने चुनी है मिड और स्मॉल, वहां पे इनके पास 3 फंड्स हैं। तो क्योंकि थोड़ा समय इनको हो चुका है पोर्टफोलियो बनाए, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, बट मेरे ख्याल से कम उसको डाउन साइज करके 2 फंड्स पे आ जाएं। और आइडियल ये रहता है कि आप एक एक्टिव फंड उठा लीजिए और एक पैसिव उठा लीजिए अगर आप मल्टीपल फंड्स रखना चाहते हैं कैटेगरी के। पर क्योंकि इनने काफी ऑलरेडी ले लिए हैं, मैं बोलूंगी कि मेराई और एसबीआई कंटिन्यू कर लें मिड कैप में और क्वांट और टाटा कंटिन्यू कर लें स्मॉल कैप में। तो यादव साहब, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बदलाव की जरूरत है। हालांकि आप 2 करोड़ का टारगेट तो अचीव कर लेंगे, लेकिन 6.5 करोड़ आपके लिए आइडियल अमाउंट होना चाहिए जो आपको अचीव करना चाहिए। तो उसके लिए आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़े फेरबदल की ज़रूरत है। और ये बात प्रवीण मैम सबके लिए कह रही हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी ज़रूर रखिए। लार्ज कैप के रिटर्न थोड़े कम ज़रूर लगते हैं, लेकिन लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, तो स्टेबिलिटी भी ज़रूरी है रिटर्न के साथ साथ। तो इसलिए आप लार्ज कैप ज़रूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया है घाना से, अफ्रीका से गजेंद्र कुमार साहब हमारे साथ, शायद अब संपर्क टूट गया उनका, लेकिन उनका जो सवाल था वो ये था कि 2 लाख का एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं, 3 साल में कितना कॉर्पस संभव है, इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहते हैं और ये कैसे निवेश कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से इनके 2 तरह के सवाल होंगे। पहला, ये विदेशी ज़मीन पर है तो क्या भारतीय बाज़ार में निवेश कर सकते हैं, और निवेश कर सकते हैं तो क्या तरीका होगा इनके लिए। दूसरा, ये 2 लाख का एक मुश्त निवेश करना चाह रहे हैं तो क्या एसटीपी वे में एंटर करके निवेश करें। तीसरा, 3 साल में कितना कॉर्पस है, तो क्या 3 साल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन सही है जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। सो क्या करना चाहिए इन्हें? जी, सबसे पहली बात, आप डेफिनेटली इंडिया में निवेश कर सकते हैं और अमेरिका और कनाडा को छोड़ के स्विची जो बाकी कंट्रीज हैं वहां पे जो एनआरआईज हैं उनका जो तरीका है इंडिया में पैसा लगाने का वो रहता समान है, पर ज्यादा फंड हाउसेस आपको ऑप्शन देते हैं कि आप पैसा लगा सकते हैं। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है यूएस और कनेडियन जो अभी उस वहां पे सिटीजन है उस टाइप पे या अभी वहां रिजाइड कर रहे हैं उनके लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे अपनी केवाईसी बनाना इनका फर्स्ट प्रोसेस होगा और अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से केवाईसी का थोड़ा सा पूरा हेर फेर चल रहा है और वैलिडेशंस और सारी चीजें इस टाइम पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रखी हैं। तो मेरी सलाह होगी कि ऑनलाइन ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है ये किसी के थ्रू अगर करेंगे तो इनको थोड़ा सा फैसिलिटेशन होगा इन्वेस्टमेंट करने में और अपनी केवाईसी बनवाने में। तो आई थिंक ये किसी एडवाइजर को, डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करके अपनी इन्वेस्टमेंट करे तो थोड़ा बेटर होगा। इनको पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट में वहां हेल्प मिल सकती है। इनका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक तो सुमित जी देखिए, इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते हैं। इंडेक्स फंड अगर हम इक्विटी की बात करें तो 3 साल मेरे हिसाब से थोड़ा कम समय है पैसा लगाने के लिए, बिकॉज हमें नहीं पता 3 साल बाद बाजार कहाँ होगा और बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स की अपेक्षा यहाँ रखना मेरे ख्याल से गलत होगा। इवन मार्केट्स अगर हम देखें, अगर हम कल को देखें कि फ्लैट हो जाती हैं या करेक्शन आती है तो क्या पता हमारे रिटर्न 7-8% के ही बने। तो पीछे के रिटर्न्स देख के इस टाइम पे निवेश ना करें। आइडियल ये रहेगा कि इनको अपना 3 साल का होराइजन के लिए
फिक्स्ड इनकम की तरफ ही अपना पैसा रखना चाहिए, डेट की तरफ पैसा रखना चाहिए। और अगर थोड़ा जोखिम उठाना चाहते हैं तो भी मुझे लगता है इस टाइम पे इनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी बेटर है, जहां पे ये एक मल्टी एसेट या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को चुन सकते हैं अगर ये थोड़ा जोखिम उठाना भी चाहते हैं। प्योर इंडेक्स फंड निफ्टी में लगाना या निफ्टी 500 में लगाना डेफिनेटली एसटीपी के थ्रू ही करना चाहिए अगर रिस्क समझते हैं, पर मुझे लगता है होराइजन इनका कम है उस टाइप के इन्वेस्टमेंट के। तो गजेंद्र जी, थोड़ी सी चीज़ों पे रियलिस्टिकली एक व्यू लेना ज़रूरी है। आप टाइम फ्रेम को लेकर या इस लेवल पे इतने बड़ी पूंजी को निवेश करने को लेकर, एक मुश्त डालने को लेकर कुछ चीज़ों को आपको थोड़ी सफाई की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम मैम राय दी है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और दर्शक भी हैं और प्रॉब्लम मैम भी हमारे साथ बनी रहेंगी, उन दोनों से बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरह आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में हम बातचीत कर रहे हैं आज प्रवीण मैम से, और बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। और साथ ही साथ आज हमने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी उठाया था रिसेंटली, पैसिव फंड्स को लेकर या फिर आप इंडेक्स फंड्स को लेकर भी कैसे निवेश कर सकते हैं। एक और सवाल आया है प्रदीप जी का, जो कि दिल्ली से आया है। इनकी उम्र 40 साल है और मंथली निवेश करीब करीब 40,000 रुपये के आसपास का है SIP के जरिए। इनकी पोर्टफोलियो की एग्जिस्टिंग वैल्यू रफली 30 लाख के आसपास है और सालाना 15% स्टेप अप का लक्ष्य भी ये साध कर चल रहे हैं। एक रिव्यू ये आपसे मांग रहे हैं, इन्होंने 2-3 लक्ष्य भी साधे हुए हैं प्रॉब्लम मैम। 10 साल में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए चाह रहे हैं, 14 साल में 1 करोड़ 50 लाख रुपए चाह रहे हैं। तो आप इनके पोर्टफोलियो को देखिए, इसमें एक अच्छा इन्होंने ब्लेंड भी रखा हुआ है। तो क्या करें अपने पोर्टफोलियो में, और क्या ये अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे? जी, प्रदीप जी का 3 गोल्स हैं, इन्होंने 2 गोल्स हैं। इनको 10 साल में करीबन 1.2 करोड़ चाहिए और फिर 14 साल में करीबन 1.5 करोड़ चाहिए सुमित जी। तो निवेश इनका अच्छा चल रहा है, इनके पास ऑलरेडी लमसम भी है और ये स्टेप अप भी कर सकते हैं। अगर स्टेप अप नहीं भी करते हैं तो ये करीबन 95 लाख जनरेट कर लेंगे अपने एग्जिस्टिंग SIPs के जरिए इन द कमिंग टाइम, अपनी जो उनका निवेश ऑलरेडी हो रखा है एट 12% रिटर्न्स। तो कैन बी, और अगर इसमें 15% तक का अगर ये इजाफा कर लेंगे स्टेप अप के जरिए तो डेफिनेटली अराउंड 1.6 करोड़ जनरेट कर पाएंगे, जो इनके टारगेट से ज्यादा है। तो आराम से इनका पहला लक्ष्य पूरा हो रहा है। जो इनका दूसरा लक्ष्य है वो अगर हम करंट लमसम को भी लेके चले, जो इनके पास 30 लाख का है, तो उस पे भी अगर हम 12% का रिटर्न लेके चले तो ये आराम से अपना वो भी लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो ओवरऑल इनके जो टारगेट्स हैं वो सारे अचीव हो रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो पे मैं डेफिनेटली चाहूंगी थोड़ा चेंज। इनके पास 2 टैक्स सेवर्स हैं सुमित जी, जो मुझे लगता है आज के टाइम पे काफी लोग न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, शायद यूज ना हो इनका, और जितने SIP कर रहे हैं प्रॉब्ली इनका EPF भी जा रहा होगा। तो अगर रिक्वायरमेंट भी है, मेरे ख्याल से इन दोनों टैक्स सेवर्स को स्टॉप करके होल्ड कर सकते हैं। इन दोनों ने लैग किया है ऑन रोलिंग रिटर्न बेसिस अपने बेंचमार्क को, तो यहाँ थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस है। तो आई थिंक दीज टू कैन बी स्टॉप्ड SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इनका पोर्टफोलियो है अदरवाइज ठीक है। एक मेरे ख्याल से पैसिव मिड कैप फंड इनका ऐड हो सकता है पोर्टफोलियो में, अगर ये 2 SIPs को अपनी स्टॉप करते हैं तो उतना अमाउंट वहां पे एलोकेशन हो सकता है। बाकी अपने एग्जिस्टिंग फंड्स में ही अपनी एलोकेशन करते रहें। एक लार्ज और मिड कैप स्पेस में भी इनने जो है इनके पास 3 फंड्स जुड़े हुए हैं। जो कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है उसमें सिर्फ 2,000 रुपए जा रहे हैं, तो मे भी उसको स्टॉप कर सकते हैं और मिराई और क्वांट को कंटिन्यू कर सकते हैं, थोड़ा सा क्लटर कम करने के लिए ओवरऑल पोर्टफोलियो में। क्लटरिंग कम करिए, बाकी आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज़्यादा फेरबदल की ज़रूरत प्रॉब्लम मैम ने नहीं बताई है। अब दिल्ली से ही सटे नोएडा चलते हैं, वहाँ पर एक अमन साहब का सवाल आया है। इन्होंने भी अपने एक पोर्टफोलियो को भेजा है, और पोर्टफोलियो में कैसे डाइवर्सिफाई रखें, 10 से 15 साल के लिए पोर्टफोलियो में कौन से 4 फंड रखें और डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए प्रॉब्लम मैम, 4 फंड तो मैं आपसे पूछ ही लूँगा, वो तो टॉप 4 फंड में आ जाएगा। अब इनके जो बाकी के 2 सवाल हैं उन पर मैं बात कर लेता हूँ। एक, डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है पहला, और दूसरा पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई रखें, इस पर आप ज़रूर टिप्पणी कर दीजिए। जी सुमित जी, इसको मुझको हमेशा लगता है कि निवेशकों के लिए बहुत आसान है समझना, अगर आप इसको एक बैलेंस डाइट की तरह लें। हम लोग खाने में दाल, रोटी, चावल, सैलेड सारी चीजें रखते हैं। आपको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी फंड सिलेक्शन भी वही है, हमारे पोर्टफोलियो की हेल्थ
के लिए हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट डिफरेंट मार्केट कैप्स पे भी चाहिए, डिफरेंट टाइप की स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी चाहिए, और वो मिला के एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। अगर हम एक ही तरीके की चीज खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, वैसे ही हमारा पोर्टफोलियो की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी अगर हमारा सारा निवेश एक ही स्टॉक में होगा या एक ही टाइप के मार्केट कैप में होगा, वहां सिर्फ डुप्लीकेशन निकल के आएगी। तो बैलेंस्ड एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। एक 10 टू 15 या 15 टू 20 ईयर्स के होराइजन के हिसाब से देखिए तो मुझे अगेन लगता है कि इनके पास, जैसे मैंने बोला, कि एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स का मिश्रण होना चाहिए। एक लार्ज और एक मिड कैप फंड को पैसिव रख ले और साथ में एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप फंड को एक्टिव कैटेगरी से पिक कर ले। आई थिंक उससे इनका एक डिसेंट होलिस्टिक पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। तो एक अच्छी डाइट फॉलो करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो फॉलो करें। दोनों आपको सलाह खुद प्रवलीन मैम ने ही दे दी। आप उनके जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए या फिर उस तरह से आप मेंटेन रहना चाहते हो तो ज़रूर आप इस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हो। प्रवलीन मैम, अब आपने तरीका तो बता दिया, वो 4 फंड ही बता दीजिए जहां पर निवेश करना चाहिए। तो जो मैंने अमन जी को बोला है वो तो मैंने एक पैसिव इन्वेस्टिंग के एक लार्ज और मिड बोला है। जो मेरे 2 चुनिंदा फंड है, एक इक्वल वेट स्ट्रैटेजी निफ्टी 50 की, सुमित जी इसको हम देखते हैं ज्यादा सही रहता है एज कंपेयर टू द मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स। एक हो गया मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। इसके साथ एक कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी का हो गया एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। और मेरे ख्याल से जो हम करंट टाइम्स में है, जहां पे इंडिया है, हमारी पर कैपिटा इनकम का जो पोटेंशियल है बढ़ने का, उसको देखते हुए मेरे ख्याल से एक कंजम्पशन थीम से जुड़ा हुआ फंड मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, जो मेरा एक ग्रेटर कंज्यूमर फंड है। तो ये 4 फंड्स है मेरी चॉइस के। तो कोई अगर नया निवेश शुरू करने जा रहे हैं तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, मिराई एसेट ग्रेटर कंज्यूमर फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और डीएसपी निफ्टी इक्विटी इक्वल वेट, माफ कीजिएगा, 50 इंडेक्स फंड। ये 4 फंड जिनके ऊपर आप निवेश कर सकते हैं। और हर बार की तरह प्रवलीन मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर हमसे आसानी से बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।